नूर कमरे में आई तो उसने कपड़े निकालने के लिए कपबोर्ड को खोला तो हैरानी के मारे उसकी आंखें ही फैल गईं। ये क्या है? मेरे कपड़े कहाँ हैं? सालार अंदर आया तो नूर को परेशान खड़े पाया। क्या हुआ है? उसके बिल्कुल पीछे खड़े होकर उसने जैसे सारी कहानी समझते हुए आराम से कहा, मेरे कपड़े आप घर ही भूल आए हैं। यहाँ तो सारे के सारे आपके कपड़े हैं। देखें, ये देखें, ये वाला भी देखें। आई, अब मैं क्या पहनूंगी? नूर उसे बच्चों की तरह एक एक ड्रेस दिखाते हुए जैसे बहुत ही अहम चीज बता रही थी। फिर आखिर में एक हाथ अपनी कमर पर रखकर दूसरा सर पर मारकर अफसोस करने लगी। नूर इस वक्त उसी ड्रेस में हिजाब को स्टॉलर की तरह ओढ़े खड़ी सालार को और अपना दीवाना करने पर तुली हुई थी। सालार यकटिक उसके नए मासूमाना अंदाज को देख रहा था और दिल ही दिल में सोच भी रहा था कि और कितने कातिल रूप इस छोटी पटाखा में हैं। लबों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए उसे देखते हुए न जाने कहां गुम था। नूर ने उसे जब ऐसे मुस्कुराते हुए देखा तो वो रोने वाली हो गई। उसे लगा कि सालार उसका मजाक उड़ा रहा है, उसके ऊपर हंस रहा है। नो, बिल्कुल भी मत ऐसा करने का सोचना। सालार ने जब उसे अपनी रोने की तैयारी पकड़ते हुए देखा तो सख्ती से मना किया। ये है ना कपड़े? और कितने कपड़े चाहिए तुम्हें? इतने ढेर सारे तो हैं, कोई भी लो इनमें से अपनी मर्जी का। सालार ने इतने आराम से बोला कि कोई मसला ही नहीं। ऐन तो ऐसे ही परेशान हो रही है। सालार की बात सुनकर नूर मुंह खोले हैरत से उसे देखने लगी। ये तो आपके कपड़े हैं, मैं कैसे पहन सकती हूँ? इतने बड़े और खुले हैं, ये तो मैं तो इनमें गुम ही हो जाऊंगी। नूर ने हैरानी से पुर लहजे में उसे जैसे पते की बात सुनाई। ये क्या आपके लगाई हुई है? मैं कौन हूँ? ऐन का सालार। जैसे ऐन का सब कुछ उसके वजूद समेत सालार का है, तो बिल्कुल इसी तरह सालार का भी सब कुछ ऐन का ही है। आई समझ? चलो आप जल्दी से ये कपड़े पहन कर आओ, जाओ गो। सालार ने उसकी तरफ झुकते हुए बोझल गंभीर लहजे में उसे समझाया और फिर बहस खत्म करते हुए उसके हाथ में एक ड्रेस थमाया और वॉशरूम की तरफ धकेल दिया। नूर हैरत का मुजस्मा बनी वॉशरूम में खड़ी खुद को आईने में देखती तो कभी ड्रेस को। ये क्या बात हुई? ये कैसी मंतक है कि मैं इनके चोगे पहनकर घूमूंगी? नूर वर्ता हैरत में डूबी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। सालार सोफा कम बेड पे नीम दराज आंखें मूंदे लेटा था। नूर आहिस्ता से हिचकिचाते हुए वॉशरूम से बाहर आई। खटके की आवाज पर सालार ने आंखें खोलकर देखा तो वही साकत हो गया। नूर जो खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, सालार के इस तरह रिएक्शन पर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। सालार पहले तो 5 मिनट तक उसे घूरता रहा, फिर जब्त का टूटना था कि सालार का फलक शगाफ कह कहा नमूदार हुआ। ओ माई नूर सालार को इस तरह हंसते हुए देखकर पहले तो दम बखुद उसे देखने लगी। वो हंसते हुए कितना अच्छा लगता है। नूर यकटिक उसे देख रही थी। होश तो तब आया जब सालार उठकर उसके मुकाबिल आया। नूर फिर से अपने खौल में सिमट गई। तुमने कपड़ों को पहना हुआ है या कपड़ों ने तुम्हें? सालार ने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उससे पूछा। क्या मतलब है आपका? नूर ने खफत से सुर्ख पड़ते चेहरे से कहा। नूर ने सालार का सफेद रंग का हाई नेक पहन रखा था, जिसका गला नूर के हिसाब से काफी खुला था और उसमें से उसकी नाजुक सफेद पतली सी सुराहीदार गर्दन नजर आ रही थी और हाई नेक उसके घुटनों तक आता था। उसके नीचे उसने ब्लैक रंग में सालार का ही ट्राउजर पहना हुआ था। नूर ने उसके पांचे फोल्ड कर रखे थे। नूर के बाल बिखरी हालत में खुले हुए थे। हाई नेक के बाजू इतने लंबे थे कि फोल्ड करने के बावजूद छुप से रहे थे। बार बार वो अपने हाथ निकालती और वो फिर से छुप जाते। इसी अजीब हालत में भी वो सालार को बहुत क्यूट लग रही थी। सालार ने जानबूझकर ऐसा किया था। वो ऐसा कुछ करना चाहता था कि जिससे ऐन की सोचों का दारो मदार सिर्फ सालार की जात के गिर्द घूमता रहे। अजीब ही मंतक थी, मगर सालार के लिए हर चीज ही परफेक्ट थी जिसे ऐन उसके बारे सोचे। ऐन को उसकी हंसी से अब तप चढ़ चुकी थी। अगर इतना ही मेरा सब कुछ आपका है तो फिर मेरे भी कपड़े पहने ना, फिर देखूंगी कैसे मेरा सब तुम्हारा और तुम्हारा सब मेरा है।
जैसे डायलॉग मारते हैं। नूर ये सब सिर्फ सोच ही सकी, कहने की जुर्रत कहाँ थी उसमें। नूर अपने ही ख्यालों में गुम थी। चौंकी तो तब जब सालार ने पीछे से उसके गिर्द हिसार बांधा। नूर एकदम हड़बड़ा गई और उसी हड़बड़ाहट के चक्कर में आगे होने की बजाय बेसाख्ता ही पीछे हुई। सालार जो आंखें मूंदे धीरे से खड़ा उसे महसूस कर रहा था कि उसके एकदम पीछे हटने से वो ऐन समेत पीछे की जानिब बेड पर सीधा गिर गया। नूर तो इस अचानक पड़ने वाली इफ्तार पर घबरा ही गई। उसके तो छक्के ही छूट गए। शर्म से उसके गाल लाल टमाटर हो चुके थे। दिल तो मानो कूद कर बाहर आने की कोशिशों में था। नूर ने झिझकते हुए उठने की कोशिश की, मगर नाकामी का मुंह देखना पड़ा। जितना वो उठने की कोशिश करती उतना ही वो जोर से गिरती। सालार उसके लरजते वजूद को शिद्दत से महसूस कर रहा था, मगर उसकी बौखलाहट उसे ज्यादा मजा दे रही थी कि उसकी हंसी छूट गई। इतना दम तुम में नहीं जो सालार शुजात का मजबूत हिसार तोड़ सको जानम। सालार की गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं, जिससे वो और ज्यादा घबराहट में मुब्तला हो रही थी। मैं ये क्या बकरी की तरह मैं लगाई हुई है तुमने? सालार उसकी बौखलाहट को एंजॉय करते हुए उसे और तंग कर रहा था। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, नूर ने मरी हुई आवाज में मिनमिनाते हुए उससे कहा। सालार ने उसे और तंग करना था, मगर फिर उस पे तरस आ गया और अपने हिसार से आजाद किया। चलो, लगता है तुमने भांग पी ली है और इसका नशा तुम पे हावी हो चुका है। ना जाने मेरा नशा कब तुम पे हावी होगा। सालार ने उठते हुए बेचारगी से कहा, मगर नूर तो अपनी जान छूटने पे शुक्र करती हुई ब्लैंकेट सर तक ओढ़ते हुए फट से आंखें बंद कर लीं। सालार जानता था कि उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। फिर कुछ देर उसे देखने के बाद जब उसे लगा कि वो सो चुकी है, तो उसे सर पर बोसा देकर उठा और वाइट कोट पहनकर कमरे से बाहर निकल गया। अब ऐन सुबह से पहले बिल्कुल भी नहीं जागेगी, तब तक वो अपना काम मुकम्मल करके वापस भी आ जाएगा। सालार सीधा पोर्च में गया और गाड़ी निकालकर उसमें बैठा और जन से निकल गया। अब वो खौफनाक वहशी सालार शुजात था। ऐन के सामने वाला सालार तो कहीं गायब हो चुका था, या शायद वो तो सिर्फ ऐन के लिए ही था, मगर बाहर दूसरों के लिए वो वहशी दरिंदा था। सामने खड़ी लड़की एकदम पीछे हटी। मिकी ने उसके गुरेज को हिचकिचाहट समझा और फिर मुस्कुराते हुए एक ही जिस्त में उसके मुकाबिल आकर उसे अपनी गिरफ्त में कर लिया। मिकी की जान, क्यों इतना शर्मा रही हो यार? पहले ही इतना लेट आई हो, ऊपर से मुझे और तड़पाए जा रही हो। और एक मिनट, ये तुमने निकाब क्यों किया हुआ है? मुझसे कैसा पर्दा बेबी, हटाओ इसे, मुझे अपने दिल नशीन चेहरे का दीदार करने दो। ये कहते हुए उसने अपना हाथ उसका निकाब हटाने के लिए आगे बढ़ाया तो सामने खड़े वजूद ने अपना चेहरा पीछे कर लिया और नफी में सर हिलाया, जैसे उसे रोकना चाहा हो, और साथ ही उसे धक्का देकर खुद को उसकी गिरफ्त से निकाला। मिकी 2 कदम पीछे हटा, मगर फिर संभल कर दोबारा उसे काबू किया। अब उसे गुस्सा आ रहा था उस पर। क्या चीज हो तुम? मैं जितनी नरमी बरत रहा हूँ, तुम उतना ही सर पर बढ़े जा रही हो। मिकी आग बगोला होकर उसकी तरफ बढ़ा और एक ही झटके से उसका हिजाब उतार फेंका। ऐसा करने से उसके बाल बिखर कर चेहरे पर फैलकर उसे छुपा गए थे। मिकी को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो सर पट भागी। मिकी ने उसे भागते हुए देखा तो उसे खूनखार नजरों से घूरते हुए उसके पीछे लपका। रुबाब, जो नूर का गेटअप लेकर उसके पते पे आई थी, अब मजीद जब्त खोते हुए लरसती हुई टांगों से वहां से भागी। आखिर थी तो वो एक लड़की ही, चाहे कितनी भी बोल्ड क्यों ना हो। हर लड़की को अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी होती है, और जब वो ही खतरे में हो तो दिल मौत को तरजीह देता है। रुबाब जितना तेज भाग सकती थी भाग रही थी। वो किसी भी सूरत मिकी के हाथ नहीं लगना चाहती थी। अभी तो वो नूर के धोखे में ही इतना गुस्सा कर रहा था, तो जब उसे हकीकत पता चलेगी तो न जाने वो मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। रुबाब ने बेसाख्ता झुरझुरी ली। वो बार बार अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देख रही थी और साथ साथ अल्लाह से अपनी हिफाजत के लिए दुआ गो भी थी।
मिकी भागते हुए उसे आवाजें देकर डरा रहा था कि वो सामने आ जाए, मगर वो थी कि सामने ही नहीं आ रही थी। रुबाब ने जब मिकी की आवाज करीब से सुनी, एक तरफ बनी जगह पे छुपकर बैठ गई। एनी बेबी, कहाँ हो आप? अब बस आ जाओ ना सामने और मत तरसाओ। एनी, हा हा हा, यार तू मुझसे ऐसे डर रही हो कि जैसे मैं तुम्हें जिंदा खा ही जाऊंगा। चलो बस, बहुत हो गया ये लुक्का छुपी का खेल, और मूड नहीं है मेरा ये स्टूपिड सी गेम खेलने का। मिकी बातें करते हुए साथ साथ अपनी नजरें भी घुमाता जा रहा था कि उसे एक जगह कुछ रंगीन नजर आया। वो शायद एनी के कपड़े थे। मिकी के लबों पर शातिर मुस्कुराहट चमकी। ओ, तो यहाँ है मेरी बेबी। मिकी दिल में ही बोलता हुआ धीरे से उस तरफ बढ़ा। रुबाब डरी हुई बैठी थी कि अचानक किसी ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ पलटा। जैसे ही मिक्की को एनी की जगह रुबाब का चेहरा दिखा तो हैरानी से एक मिनट के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाया। रुबाब उसे देखकर सफेद पड़ चुकी थी। तुम यहाँ क्या? हैरत के मारे उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। ओह, तो धोखा दिया तुमने मुझे, मेरे साथ चालाकी, मिक्की के साथ फ्रॉड। अब तुम मुझसे कैसे बचोगी? एनी को तो मैं हासिल कर ही लूंगा, मगर तुम्हें मैं अब किसी कीमत नहीं छोड़ूंगा। तेरा तो मैं वो हशर करूंगा कि तुझे कोई पहचान ही ना पाएगा। मिकी ने सफाकियत से कहते हुए उसकी तरफ बढ़ा। रुबाब हिम्मत करके फिर से उठी और फिर से भागना शुरू कर दिया। उसकी यही कोशिश थी कि वो मर जाएगी, मगर उसके हाथ किसी कीमत नहीं लगेगी। रुबाब भागती जा रही थी, उसे बस मिकी से मीलों दूर रहना था। रुबाब भाग रही थी कि अचानक उसका पांव मुड़ा और वो मुंह के बल गिरने ही लगी थी कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया। रुबाब जो आंखें बंद किए किसी के बाजुओं में लटकी हुई थी कि किसी मानूस आवाज के आने पर फौरन से आंखें खोली। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर रुबाब बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक बार फिर उसने उसकी इज्जत की हिफाजत की थी। रुबाब, तुम ठीक हो? ये क्या हालत बना ली है तुमने? क्या हुआ है रुबाब? मैं ये सब क्या, कैसे? तुम ठीक तो हो? बुरहान उसकी बिखरी हुई हालत देखकर सख्त घबरा गया था। ऊपर से वो फूट फूट कर रोए जा रही थी। उसने अपने साथ लगी रुबाब को देखा और फिर इर्द गिर्द के जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। रुबाब? बुरहान उसकी हालत पे परेशान उस पर चीख पड़ा। रुबाब, मेरा दिल बंद हो जाएगा, मेरी जान, प्लीज कुछ तो बोलो। रुबाब को बुरहान की भीगी भारी आवाज सुनाई दी, जैसे वो बमुश्किल खुद को रोने से रोक रहा हो। रुबाब की हालत ही ऐसी थी, बिना दुपट्टे के बिखरे उलझे बाल, उजड़ी उजड़ी सी हालत। उसका दिल चीर रही थी। क्या कुछ उसके दिमाग में नहीं आ रहा था, मगर वो सख्ती से तमाम बुरी जहरीली सोचों को झटके जा रहा था। बुरहान, प्लीज यहाँ से चलो, प्लीज जल्दी से चलो, प्लीज। बेरब्त अल्फाजों से रुबाब ने अटकते हुए उससे इल्तिजा की। उस वक्त वो कहीं से भी नडर शरारती रुबाब बिल्कुल नहीं लग रही थी बुरहान को। हालात के मद्देनजर बुरहान ने मजीद कुछ भी पूछे उसे अपने घेरे में लेकर गाड़ी में आकर उसे अपने साथ बिठाया और फिर मुंह पर हाथ फेरते लरजते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और इस सुनसान इलाके से निकल गया। मिकी रुबाब को ढूंढ रहा था कि अचानक कहाँ गायब हो गई वो। कि अचानक उसे ऐसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो कोई सफेद कपड़ों में अजीब सा आदमी खड़ा था। वो उसे सर्द लाल आंखों से गर्दन टेढ़ी किए उसे वहशी नजरों से उसे देख रहा था, जैसे एक शिकार अपनी शिकारी को देखता है। सालार अपने सामने खड़े बंदे को खूनखार नजरों से देख रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो उस चेहरे को मसख कर डाले, उसकी आंखें बाहर निकाल दे, उसकी जुबान छलनी छलनी कर दे। और फिर उसने ऐसा किया भी। मिकी उसकी खौफनाक आंखों को देखकर कांप उठा था। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। सालार ने उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दी। मेजी को बिना मौका दिए वो उसे अंधाधुंध लातों घूसों से मारे जा रहा था। मिकी को अपना आप उसके आगे बहुत मामूली लग रहा था। ऊपर से वो हैरान परेशान सा ये भी सोच रहा था कि वो है कौन जो उसे इतनी बुरी तरह मार रहा था। हो कौन तुम? मिकी ने उससे कांपती आवाज में पूछा। एनी चाहिए तुम्हें साले? वो मेरी है,
صرف میری عین ہے، وہ صرف میری جان ہے، وہ سالار کی عین ہے، وہ اور ہمیشہ میری ہی رہے گی، میرے جیتے جی بھی، میرے اور میرے مرنے کے بعد بھی، صرف میری۔ سالار اس کے کانوں میں پھنکارا۔ سالار نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے کچھ کانٹوں سے بھرا کوئی شے نکالی اور بنا کوئی موقع دیے اس کے چہرے پر ایک ضرب لگائی۔ مکی کے حلق سے ایک دل دوز چیخ نکلی۔ سالار نے اس پر رکنے پر اکتفا نہیں کیا اور لگاتار اس کے چہرے پر ضربیں کھاتا رہا۔ وہ جنونی ہو چکا تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، معافی دے دو۔ سالار نے اس کانٹے کو اس کے منہ کے اندر ڈال دیا اور بے دردی سے اس کے حلق میں انڈیلتے ہوئے کھینچا، جس سے اسے بہت شدید تکلیف ہوئی۔ اس کا حال ایسا تھا کہ وہ اپنی تکلیف کو چیخ کر بھی نہیں بیان کر سکتا تھا۔ سالار نے ابھی بھی اسے نہیں بخشا۔ اسی کانٹے کو اس کی آنکھوں میں باری باری پیوست کیا۔ اس کی آنکھوں سے خون نکلنے لگ گیا تھا۔ فوارے کی طرح نکلتے خون نے اس کے کپڑوں کو بھی داغدار کر دیا تھا۔ سالار کے ہاتھ خون سے بھر چکے تھے۔ مکی زمین پر لیٹا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تک مسخ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر اس کی تکلیف کو دیکھنے کے بعد جب مکی تکلیف سے بے ہوش ہو گیا تو سالار اٹھا اور جانے سے پہلے اس کی ایک ایک انگلی کو پکڑ کے توڑ دیا۔ ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہ پلٹ گیا۔ سالار جب گھر پہنچا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ سیدھا واش روم گیا۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ گھر کی پچھلی سائیڈ اپنے خون سے بھرے کپڑوں کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا گیا اور عین کے ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر چھت کو گھورنے کے بعد سالار نے عین کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور سکون سے مطمئن چہرے کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ تو کچھ کر کے ہی نہ آیا ہو۔